कैथरीन रोजाली जेरार्ड डुथे, जिन्हें सिर्फ रोजाली डुथे के नाम से जाना जाता है, का जन्म 23 नवंबर 1748 को वर्साय के महल पेरिस में हुआ था। वह एक सम्मानित मध्यम वर्गीय परिवार से थीं, क्योंकि उनके पिता ज़ां फ्रांसवा गिरार शैतों की देखभाल करते थे। हालांकि ये भी कहा गया है कि वो राजा लुई 15वें के निजी सेवक के रूप में भी काम करते थे। उनकी मां लुईस रोजाली कारमोन थीं, जो अपना समय घर और बच्चों की देखभाल में बिताती थीं। अपने जन्म के कुछ दिनों बाद रोजाली का सेंट लुइस पैरिश में बपतिस्मा किया गया। हालांकि किसी कारणवश उनके पिता वहां मौजूद नहीं थे। संभव है ज़ां फ्रांसवा अपने काम के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। शायद वे प्रिय लुई की सेवा में लगे थे। उनकी जगह बपतिस्मा के आधिकारिक दस्तावेज पर रोसाली की दादी और धर्मपिता ने हस्ताक्षर किए। बुर्जुआ परिवार से होने के कारण रोसाली को गवर्नेंस जैसी सुविधा नहीं मिली, जो आमतौर पर उच्च वर्ग की लड़कियों को मिलती थी। फिर भी उन्हें अच्छी कैथोलिक शिक्षा मिली, क्योंकि उन्हें कम उम्र में ही सेंटेर के कॉन्वेंट भेज दिया गया था। आखिरकार वो कॉन्वेंट की जिंदगी से ऊब गईं और 15 साल की उम्र में वहां से चली गईं। इसके बाद उन्हें अमीर चाची मैडम डुवाल के पास भेजा गया। माना जाता है कि उन्होंने रिश्ते मिलाने का काम करके दौलत कमाई थी। फ्रांस के अभिजात वर्ग को जोड़ने की उनकी क्षमता बेजोड़ थी, जिससे कई सफल रिश्ते और शादियां हुईं। इसके बावजूद मैडम डुवाल ये दावा करना पसंद करती थीं कि वो एक टोपी बनाने वाली थीं। अपनी चाची के साथ रहते हुए ही रोजाली की जिंदगी ने एक बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ लिया। रोजाली की मुलाकात दो युवा महिलाओं से कराई गई, जिनका नाम था मारी और जेनबी वेरोंटो दे वेर्दियर। वे लड़कियां एक नींबू पानी बेचने वाले व्यापारी की बेटियां थीं और उनका बचपन रोजाली जैसा ही था। हालांकि ये लड़कियां राजा लुई 15वें के समय में मशहूर गणिकाएं बन गई थीं। अजीब बात है कि दोनों बहनें मशहूर सैनिक और अधिकारी सैक्सनी के काउंट मॉरिस की प्रेमिका रह चुकी थीं। 1748 में मेरी ने एक बच्ची को जन्म भी दिया था, जो काउंट की बेटी थी। दुर्भाग्यवश काउंट की सिर्फ 2 साल बाद ही मृत्यु हो गई। बर्दियर परिवार अपनी कला और आकर्षण के लिए मशहूर थे और कई कुलीन पुरुष उन्हें अपनी प्रेमिका बनाना चाहते थे। भले ही ये पता था कि वे अपने कई संरक्षकों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देती थीं। दोनों गणिकाएं, जो अभिनेत्रियां भी थीं, युवा रोसाली को अपने संरक्षण में ले आईं और उसे वे सभी जरूरी हुनर सिखाने लगीं ताकि वह पेरिस में एक ओपेरा नर्तकी बन सके। रोसाली एक युवा, आकर्षक, गुलाबी गालों वाली लड़की थी और जल्द ही उसने गाना, अभिनय करना, लोगों को हंसाना और देश के अभिजात वर्ग के साथ घुलने मिलने के लिए जरूरी सामाजिक कौशल भी सीख लिए थे। मारी और जेनेवी के घर में रहते हुए उसने इस बात पर भी गहरी नजर रखी कि इन दोनों बहनों ने अपने प्रेमियों से इतना सारा पैसा कैसे हासिल किया था। उसने समझा कि अगर वह उनके रास्ते पर चलेगी तो उसकी जिंदगी शानदार हो सकती है। इसलिए उसने उनकी सारी तरकीबों को ध्यान से नोट कर लिया। 17 साल की उम्र में उसने नाम्बोन के 44 वर्षीय आर्चबिशप आर्थर रिचर्ड डायलन से जान पहचान की। ज्यादा समय नहीं बीता था कि आर्चबिशप ने मासूम चेहरे वाली रोसाली को अपनी प्रेमिका बना लिया और बाद में उसके पहले संरक्षक के रूप में काम किया। आर्थर रिचर्ड ने उसके करियर में भी मदद की, रोसाली को नए गाने और नृत्य सिखाए। लेकिन जल्द ही वो अल्पकालिक रिश्ता खत्म हो गया और रोसाली एक लग्जरी वेश्यालय में शामिल हो गई, जो मैडम दे सेंटेटियन के स्वामित्व में था। इसी के बाद वो रोसाली दुथे के नाम से व्यापक रूप से जानी जाने लगी। संभवतः अपनी अद्भुत सुंदरता के कारण ज्यादा समय नहीं बीता कि नए अमीर पुरुष रोसाली के पीछे पड़ गए। उनका अगला उल्लेखनीय संबंध होचकार्ड दे मॉन्टफेर्मे, शाही कर वसूली का प्रधान ठेकेदार, के साथ था। इस पद का काम राजा की ओर से कर वसूलना था। ये बड़े टैक्स कलेक्टर खुद को भी मोटे बोनस देना नहीं भूलते थे। मॉन्टफेर्मे के जरिए रोजी ने पेरिस के ओपेरा में अपना डेब्यू किया, जहां उसने मैडमोजेल रोसाली के मंच नाम से प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन करते समय ही रोजाली को एक कमअक्ल सुनहरे बालों वाली औरत की छवि मिली, लेकिन असलियत में वो काफी समझदार थी। उसकी एक अजीब आदत के कारण उसे मंद बुद्धि समझा जाने लगा। रोजाली आमतौर पर बोलने से पहले एक पल के लिए रुक जाती थी। किसी वजह से कुछ लोगों के लिए इसका मतलब था कि वो बेवकूफ है, हालांकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी ये असामान्य रुकावट इतनी मशहूर हो गई कि उस पर ले क्यूरियोसिटी दे ला फ्रोई नामक एक अंकीय व्यंग लिखा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हफ्तों तक पेरिस को हंसाया। इससे दुथे को इतनी परेशानी हुई कि उन्होंने यहां तक वादा कर दिया कि जो भी उनकी इज्जत वापस दिला देगा उसे वो किस करेंगी। मॉन्टफर्मे के साथ आरामदायक स्थिति होने के बावजूद रोजाली संतुष्ट नहीं थीं, इसलिए उन्होंने एक ही समय में कई प्रेमी बना लिए। संभावना है कि उन्होंने अपने संबंधों को छोटा ही रखा ताकि धन और आनंद दोनों का अधिकतम लाभ उठा सकें। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने संरक्षकों से मिले उपहारों और छोटी पेंशनों ने रोजाली को पेरिस में आरामदायक जीवन जीने की सुविधा दी। वो कई विद्वानों की नजरों में भी आ गईं, जैसे दार्शनिक डाइड्रू, कवि जांतिल बर्नार्ड और इतिहासकार मरमोतेल आदि। फिर भी रोसाली की सुंदरता अभी तक फ्रांसीसी शाही परिवार और अभिजात वर्ग के बीच प्रसिद्ध नहीं हुई थी। यह 1766 में बदल गया जब उन्होंने 19 वर्षीय ड्यूक ऑफ शार्ट्रेस को मोहित कर लिया, जो आगे चलकर ड्यूक डॉर्लेआं फिलिप एगालिटे बने। कहा गया है कि उस युवती ने ड्यूक की कौमार्यता छीन ली थी। इसकी खबर अभिजात्य वर्ग के बीच फैल गई और जल्द ही कई अन्य पुरुष भी सुंदर रोजाली की चाहत करने लगे। अजीब बात है कि एक प्रसिद्ध अभिजात्य व्यक्ति के साथ सोने से उसकी प्रतिष्ठा में सुधार हुआ, जैसे उसे किसी तरह की शाही स्वीकृति मिल गई हो। अब युवा ड्यूक से उसका संबंध खत्म हो चुका था और कई अमीर पुरुष उसे रिझाने लगे, जिनमें से कई उसके नए संरक्षक बन गए। इनमें ला ट्रेमोइल के ड्यूक, डुफूर के काउंट, क्लेरमोंट के नाइट और मॉन्सियो दे ब्लैगनी शामिल थे। उसकी कृपा पाने के लिए ये पुरुष उसे उपहारों से नवाजते थे, जिससे रोसाली और भी अमीर युवती बन गई थी। अपनी दौलत के बल पर उसने अपने कई चित्र बनवाए। समय के साथ उसे फ्रांस के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों ने चित्रित किया और उसकी मूर्तियां भी बनाई गईं। 1768 में क्रिश्चियन सप्तम डेनमार्क और नॉर्वे के राजा पेरिस और लंदन की विदेशी यात्रा पर थे। रोसाली की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुनने के बाद वो शहर में रहते हुए उससे मिले बिना नहीं रह सके। ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला क्योंकि राजा वहां ज्यादा समय तक नहीं रुक सके। फिर भी इसने उसे पहले से कहीं ज्यादा धन दे दिया। इस अपार संपत्ति के साथ उन्होंने पेरिस के अलेस जिले में एक शानदार होटल खरीदा। उनकी प्रतिष्ठा और सुंदरता ऐसी थी कि खुद राजा लुई 15वें भी उन पर नजर रखते थे। हालांकि ऐसा लगता है कि उनके प्रेमियों की लंबी सूची और उनकी बेवफाई ने राजा को उनसे दूर कर दिया। वैसे भी रोसाली की चाहत रखने वाले रईसों की कोई कमी नहीं थी। डेनमार्क और नॉर्वे के राजा के साथ संबंध के बाद रोसाली के मार्क्विस दे जॉनली, काउंट दे माकोवास्की और प्रिंस दे कॉन्टी के साथ भी अफेयर थे। 1775 में जब वो 26 साल की थीं, तो काउंट डार्तुआ, जो भविष्य में चार्ल्स 10वें बने और जो उनसे लगभग 9 साल छोटे थे, ने उन्हें रिझाना शुरू किया। रोसाली उस युवा काउंट की नजर में तब आई जब उसने उस खूबसूरत महिला की एक तस्वीर देखी। कुछ दिनों तक रोसाली को रिझाने के बाद वो आखिरकार उसके बिस्तर तक पहुंच गई। 6 महीने के इस रिश्ते के दौरान काउंट ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। ये कोई राज नहीं था कि वो उस पर बुरी तरह मोहित था। उसने उसकी खातिर पार्टियां दी और उस पर लगभग 80,000 पाउंड के गहने खर्च कर दिए, जो आज के समय में करीब 1.3 करोड़ पाउंड होते हैं। कहा जाता है कि हर शाम वो पाले रॉयल की गलियों में उसका पीछा करने आता था और अपने ओहदे की खातिर, जिसे छुपाना चाहिए था, उस जुनून को सार्वजनिक रूप से दिखाता था। हालांकि काउंट की शादी मारी थ्रेस द सावोआ से हुई थी, लेकिन वो इस अफेयर को लेकर ज्यादा गोपनीय नहीं था। रोसाली के प्रति आकर्षण के समय ही
मारी ने उनके पहले बच्चे लुई आंतवान को जन्म दिया। दुर्भाग्य से उसकी सुंदरता के लिए वह जानी नहीं जाती थी। उसे बेढंगा, अनाड़ी और लंबी नाक वाली बताया गया था। हालांकि कहा जाता है कि उसका दिल बहुत अच्छा था। दरबार में अपने पति को खुश न कर पाने की उसकी असमर्थता का मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था कि राजकुमार ने सावॉय केक खाकर अपच कर ली। अब वह पेरिस में चाय पीने आता है। ये रोसाली के अंतिम नाम डूटे पर शब्दों का खेल है, क्योंकि फ्रेंच में ते का मतलब चाय होता है। एक बार ऐसा माना जाता है कि रानी मैरी एंटोनेट ने रोसाली की बग्घी और साज सज्जा देखी, जो उनकी अपनी बग्घी से कहीं ज्यादा खूबसूरत ढंग से सजाई गई थी। रानी ने यह बर्दाश्त नहीं किया और जलन में आकर रोसाली को शॉज़-एलीज़े से निकलवा दिया। 1776 में युवा काउंट ने रोसाली से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो दूसरी महिलाओं के साथ रोमांच चाहता था। अगले साल रोसाली इंग्लैंड गई, जहां उसके 2 कुलीन पुरुषों और वेल्स के राजकुमार से संबंध रहे। 1778 में वह फ्रांस लौट आई। अब पहले से भी ज्यादा अमीर रोसाली ने पेरिस में एक हवेली खरीदी, और विडंबना ये थी कि उसका पड़ोसी उसके पूर्व प्रेमियों में से एक था। अगले कुछ वर्षों में उसने अपनी सामान्य आदतों को जारी रखा और ऐशो आराम और जीवंतता भरी जिंदगी का आनंद लिया। वो अक्सर सामाजिक आयोजनों में अपने पूर्व और वर्तमान प्रेमियों के साथ होती थी। 1786 में रोसाली एक बार फिर इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। अब लगभग 40 साल की उम्र के करीब उसके पास पहले जैसी शारीरिक आकर्षण नहीं रह गई थी। फिर भी कई अमीर पुरुष अभी भी उसे रिझाने के लिए उत्सुक थे। उसके अंतिम उल्लेखनीय संबंधों में से एक जॉर्ज विंडहैम, तीसरे अर्ल ऑफ एग्रेमॉन्ट के साथ था। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था, खासकर ओपेरा में। अर्ल ने उसे सुनहरी बग्गी भी दी थी। एक कहानी के अनुसार रोसाली के किशोरावस्था के समय के पूर्व प्रेमी लुई फिलिप द्वितीय, ड्यूक ऑफ ऑरलेंस ने रोसाली को अपने 15 साल के बेटे फिलिप, जो बाद में किंग लुई फिलिप बने, के सामने पेश किया, ताकि वो जिंदगी की कुछ बातें सीख सकें। कहा जाता है कि ड्यूक ऑफ ऑरलेंस को डर था कि उनका 15 वर्षीय बेटा पुरुषों में ज्यादा रुचि ले रहा है, इसलिए उन्होंने रोसाली से उसे सेक्स की शिक्षा दिलाने की उम्मीद की। अफवाहें कहती हैं कि उसकी क्लासें इतनी अच्छी थीं कि युवा राजकुमार जल्दी ही इसमें माहिर हो गया। रोसाली को बाद में फिलिप की शाही बग्गी में शान द लिसेयर पर देखा गया। आमतौर पर सिर्फ शाही परिवार के लोग इन बग्गियों में बैठ सकते थे, इसलिए कुछ युवा अभिजातियों ने उसका मजाक उड़ाया और नारा लगाया, ला डुथे या डुलटेते, जिसका मतलब था कि रोसाली डुथे ने जरूर किसी को चूसा होगा। रोसाली 6 साल तक इंग्लैंड में रही और 1792 में फ्रांस लौटी, ताकि उनका नाम निर्वासितों की सूची से हटवाया जा सके। दुर्भाग्यवश उनके लौटने से पहले उनकी एक हवेली जब्त कर ली गई थी और उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। फ्रांस पहुंचकर उन्होंने इस संपत्ति को वापस पाने और पेरिस में इधर उधर फैली अपनी दूसरी संपत्तियों की रक्षा की उम्मीद की। अपने दोस्त, जो एक बैंकर थे और जिनका नाम जॉन फ्रेडरिक पेरेगो था, की मदद से रोसाली की वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रही। पेरिगो को न केवल उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताया गया है, बल्कि उनके सबसे बड़े प्रशंसक के रूप में भी जाना जाता है। अफवाह है कि उन्होंने 1809 में आत्महत्या कर ली थी, जब वे रोसाली की उस तस्वीर को देखते हुए, जिसे उन्होंने 1792 में बनवाया था, घूर रहे थे। जनवरी 1793 में राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दिया गया था। रोसाली इससे नाराज थीं और उन्होंने अपनी राय सार्वजनिक की। हालांकि फ्रांसीसी क्रांतिकारी इससे खुश नहीं थे। डर के मारे कि कहीं उनके साथ भी वैसा ही ना हो, रोसाली कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड चली गईं। सौभाग्य से वह उन भयावह घटनाओं से बचने में सफल रहीं जिनका सामना कई लोगों ने क्रांति के दौरान किया था। रोसाली इंग्लैंड में 23 साल तक रहीं और केवल 1816 में रिस्टोरेशन के दौरान वापस लौटीं। बुजुर्ग होने के बावजूद रोसाली के कई प्रशंसक थे और वे कई मेहमानों से मिलती थीं। जीवन के अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण थे। अधिकांश गणिकाओं के विपरीत उन्होंने अपनी संपत्ति बर्बाद नहीं की और एक लंबा, स्वस्थ जीवन जिया।
हालांकि अपनी मृत्यु के समय वे लगभग अंधी थीं। रोजाली डुथे का 24 सितंबर 1830 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पेरिस के पेरलाशेस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। माना जाता है कि उनकी काफी संपत्ति उनके चचेरे भाइयों बहनों के बीच बांट दी गई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु तक उनके परिवार के अधिकांश सदस्य गुजर चुके थे और अपनी कई यौन संबंधों के बावजूद उनके कोई संतान नहीं थी। रोसाली डुथे पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया हो तो मुझे एक लाइक दें और अगर आप नए हैं तो नीचे कमेंट करें। क्यों ना सब्सक्राइब करें। सुनिश्चित करें कि आपने नोटिफिकेशन चालू कर रखे हैं ताकि मेरे सभी वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाएं। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें या मुझे ईमेल भेजें। खैर, मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइफ में मिलेंगे। धन्यवाद।